Kylian Mbappe made history by recording same amount of goal by Cristiano Ronaldo in a singular season. जी हाँ, किलियन एम्बापे ने आखिर मैड्रिड की गोल स्कोरिंग रिकॉर्ड के पास बहुत इक्वल ही कर गया है जितना क्रिस्टियानो रोनाल्डो कर पाए थे। तो अगर हम जानते थे कि अगर कोई प्लेयर है जो रोनाल्डो के रिकॉर्ड्स को रियल मैड्रिड की हिस्ट्री में टच कर सकता है तो वो है सिर्फ किलियन एम्बापे, ये सब हम जानते थे और फाइनली ये हो गया है। और ये किलियन एम्बापे ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो के गोल स्कोरिंग रिकॉर्ड को इक्वल कर दिया है। इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर किलियन एम्बापे कि वो इतने बड़े लेजेंड, रियल मैड्रिड के लेजेंड के रिकॉर्ड को इक्वल कर पाए। बिग अचीवमेंट फॉर किलियन एम्बापे कि किलियन एम्बापे ने रियल मैड्रिड की हिस्ट्री में क्रिस्टियानो रोनाल्डो का गोल स्कोरिंग रिकॉर्ड इन अ सिंगुलर सीजन इक्वल कर दिया है। हालांकि कि एम्बापे रिकॉर्ड तोड़ ना पाए, लेकिन इट्स स्टिल अ बिग अचीवमेंट कि वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के गोल स्कोरिंग रिकॉर्ड इक्वल कर पाए हैं। तो अगर हम बात करें कि मैड्रिड के मैच के बारे में, हमने ईयर बिल्कुल ख़त्म कर दिया है और नेक्स्ट ईयर तक मींस क्रिसमस के बाद ही हमारे मैचेस होंगे। तो अभी कोई मैचेस नहीं है, तो मैड्रिड ने अपने लास्ट मैच खेला है इस साल का 2025 का। तो अगर हम बात करें कि मैच कैसा था और क्या हुआ मैचेस में और कितनी अच्छी परफॉर्मेंस थी मैड्रिड की और क्या क्या चीज़ें ऐसी थी जो हम इस पर बात कर सकते हैं और कितनी प्रॉब्लम्स थी, क्या हमने 2-0 के स्कोर लाइन से तो जीत लिया, लेकिन क्या जिस हिसाब से हमें लग रहा है कि हमने क्लीन शीट ले लिया है, क्या डिज़र्विंग था, क्या हम इतने बेहतर खेल रहे थे। मैड्रिड के लिए ये मैच बहुत ही ज़्यादा क्रूशल था क्योंकि मैड्रिड को अपने ये मैच के पॉइंट्स लाजिम और ज़रूरी से लेने थे, क्योंकि ऑलरेडी विलारियल मैड्रिड के सेकंड स्पॉट तो बिल्कुल ही कंफर्म नहीं है, क्योंकि विलारियल के पास अभी भी गेम्स हैं हाथ में कि वो अगर अपने गेम्स जीतेगा तो मैड्रिड से ऊपर जा सकती है लीग टेबल में। लेकिन मैड्रिड ने ये गेम जीता है और पॉइंट्स ले लिए तीनों के तीनों। और स्टिल मैड्रिड की अगर हम बात करें कि अगर कैसी परफॉर्मेंस थी और मैड्रिड ने अपने पॉइंट्स ले लिए, और ये बहुत अच्छी बात है कि पॉइंट्स ले लिए, वरना डिफ़िकल्टी होती बहुत ज़्यादा। अगर हम बात करें कि मैच कैसे था, तो मैच में बहुत हमने 2-0 के गोल के साथ जीत गए। ब्रिलियंट गोल बाय जूड बेलिंगम, किलियन एम्बापे की पेनल्टी, जूड बेलिंगम ने जो पेनल्टी दिलाई थी। और रोड्रिगो की बात करें हम, रोड्रिगो की बहुत ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस थी जो मुझे बहुत पसंद आई। विनी की बात करते हैं, अगर हम विनी की बात करेंगे हम विनी की कैसे परफॉर्मेंस थी, लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि हमारा सेटअप क्या था मैच में। हम खेल रहे थे फॉर्मेशन की, अगर हम बात करें तो मैच में हमारी फॉर्मेशन थी 4-2-1-3। हमारी डिफेंस तो बिल्कुल ही टेरेबल है, डिफेंस की तो बात ही नहीं करें तो बेहतर है, लेकिन बात तो करनी पड़ेगी क्योंकि जिस तरह से डिफेंस हमारी खुलती है, मैं क्या ही बताऊँ, मेरे पास अल्फाज नहीं इस बारे में कि डिफेंस की मैं कितनी बुराइयाँ करूँ, कितनी बार एक ही बात को मैं मेंशन करूँ कि हमारे डिफेंस में बहुत सारा प्रॉब्लम है। डिफेंस बिल्कुल टेरेबल है, डिफेंस की ना कोई सर है ना पैर, डिफेंस बिल्कुल कोई बड़ी है। अगर हम बात करें मैच के स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में, स्टार्टिंग के 15 मिनट्स जैसे मैड्रिड ने स्टार्ट किए थे तो हमें ऐसा लग रहा था कि तो हमारा मैच जाने वाला है, क्योंकि सेविया अटैक पे अटैक कर रही थी। सेविया बार बार हर 2 मिनट में वो एक शॉट लेने के लिए जा रहे थे हमारे गोल में। लेकिन अगर हम बात करें, शायद अगर 25 मिनट में स्टार्टिंग के 25 मिनट में ये मैच में कुछ और भी हो सकता था, सेविया 2-0 अब भी हो सकती थी। लेकिन सेविया ने अपने पॉइंट्स सेविया ने जो अटैक बनाए हुए थे वो भरी नहीं की। जो अटैक सेविया ने किए थे वो मोस्टली ऐसे बिग चांसेस थे जो सेविया को भरी करने चाहिए, लेकिन लकीली मैड्रिड के लिए बेहतर हुआ, सेविया भरी नहीं कर पाई। कि इतनी स्पेस क्यों है डिफेंस लाइन में, क्यों एक प्लेयर से और दूसरे प्लेयर के बीच में इतनी स्पेस बनी हुई है। मैड्रिड की प्रेसिंग में प्रॉब्लम है, प्रेस नहीं कर सकते, एफिशिएंट प्रेसिंग बिल्कुल नहीं मैड्रिड की। कैसे एलेक्सिस सैंचेज ईजिली रोड्रिगर के सामने से निकल कर
वो रन निकाल रहे हैं और वो गोल के लिए जा रहे हैं, वो अटैक बना रहे हैं, वो शॉट ले पा रहे हैं कोर्तवा पे। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों इतने स्पेसेस बन रहे हैं हमारी? क्या हमें पता है हमारे डिफेंस में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, बार बार एक ही प्रॉब्लम क्यों आ रही है? क्यों इतने स्पेसेस खुल रहे हैं हमारे डिफेंस? अगर हम बात करें डिफेंस की, तो डिफेंस में हमारे फ्रैंक गार्सिया लेफ्ट बैक, रोड्रिगर सेंटर बैक और डीन हाउसन वापस आ चुके थे। डीन हाउसन भी सेंटर बैक थे और राउल एसेंसियो राइट बैक थे। राइट बैक राउल एसेंसियो इसलिए थे कि फेदे वलवर्दे नहीं थे इस मैच में। फेदे वलवर्दे को इंजरी हुई थी, तो फेदे वलवर्दे आउट थे गेम से। डीन हाउसन और रोड्रिगर, ये दो जब भी खेलते हैं, इन दोनों के बीच में इतने स्पेसेस बनते कि सामने वाली टीम को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। वो एक थ्रू बॉल निकालते हैं और मैड्रिड की डिफेंस बिल्कुल खुल जाती है और वो सीधा गोल पे पहुंच जाते हैं। एक ही प्रॉब्लम है मैड्रिड की कि उनकी डिफेंस में इतनी सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि वो सॉल्व नहीं कर पा रहे डिफेंस के अपने सोल्यूशन। रबी अलोंसो को नहीं मिल रही कि डिफेंस की इतनी स्पेसेस, पता क्या लॉजिक है मुझे नहीं पता रबी अलोंसो की, कि डिफेंस को अगर हम देख सकते हैं कि इतनी सारी स्पेसेस बन रही हैं डिफेंस में और इतनी प्रॉब्लम है, तो क्यों ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है? क्यों हर मैच में एक ही प्रॉब्लम आ रही है? स्टार्टिंग के 10 मिनट में सेविया ने 2 बिग चांसेस बनाए थे। अगर वो 2 बिग चांसेस सेविया कन्वर्ट कर लेती तो मैड्रिड पूरे मैच में सिर्फ भागती रहती कि गोल मारना है। फिर वही कम होता, फिर वही स्ट्रगल करती मैड्रिड पूरे मैच में कि कम बैक करना है, और सेविया डिफेंड कर देती और सारा मैच ख़राब हो जाता और मैड्रिड भूल जाते कि लीग में कुछ हो जाता हमारा। लेकिन लकीली कि सेविया ने वो चांसेस कन्वर्ट नहीं किए और मैड्रिड के पास थे और मैड्रिड ने बहुत ही अच्छा काम किया कि फिर से मैं अपने टेम्पो कंट्रोल किया। आफ्टर 20 to 25 मिनट के बाद मैड्रिड फिर से गेम में आ चुकी थी और मैड्रिड ने बिल्कुल टेम्पो कंट्रोल कर लिया था, पोजीशन मैड्रिड रख रही थी। लेकिन प्रॉब्लम वो तो ज़रूर थी कि डिफेंस में स्पेसेस अभी भी बन रहे थे। और सेविया की बात करें अगर हम, सेविया जो है वो 3-2-4-1 की डिफेंसिव पोजीशन पे खेल रही थी। अगर ट्रांजिशन पे बात करें, डिफेंसिव ट्रांजिशन पे सेविया 3-2-4-1 की फॉर्मेशन पे आ रही थी बार बार। वो मैड्रिड के सामने ऐसे डिफेंड कर रहे थे, लेकिन हमारे अटैक्स तो बन रहे थे। बहुत सारे ऐसे अटैक्स थे जो रोड्रिगो ने ब्रिलियंट ऐसे अटैक्स बनाए थे, गोल की तरफ जा रहे थे। किलियन एम्बापे को चांसेस मिल रहे थे, किलियन एम्बापे के पास बहुत सारे ऐसे बिग चांसेस थे कि किलियन एम्बापे कन्वर्ट कर पाता। उनके पास बहुत से चांसेस थे जो किलियन एम्बापे की, अगर हम बात करें कि किलियन एम्बापे है और वो ऐसे चांसेस कन्वर्ट कर सकता है, तो किलियन एम्बापे ने वो चांसेस मिस किए थे। और विनी जूनियर की बात करते हैं हम कि विनी जूनियर की गेम कैसा था। विनी जूनियर की गेम की बात करें तो एक हद तक मुझे गेम बेहतर लगा। एक हद तक विनी जूनियर ने, मतलब वो जब वो बॉल लेके जा रहा था गोल की तरफ, अगर उसकी रन की बात करें तो ब्रिलियंट रनिंग कर रहा था विनी, और कभी कभार डिफेंस में भी आके सपोर्ट दे रहा था विनी। लेकिन विनी की एक प्रॉब्लम है जो बार बार हो रही है, और विनी आज तो मुझे लगा कि बॉल पे कॉन्फिडेंट है। विनी एज अ कैप्टन खेल रहा था आज और कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी था उसका। तो विनी आज बॉल पे कॉन्फिडेंट तो लगा, लेकिन विनी की एक प्रॉब्लम है कि बॉल को कुछ ज़्यादा ही होल्ड करता है। विनी बॉल को जितना होल्ड करता है उतना बॉल उससे मिस हो जाती है, फिर मैड्रिड पोजीशन लॉस्ट करती है, फिर सब प्लेयर्स को भागना पड़ता है डिफेंस के लिए, और डिफेंस हमारी पहले से खुली होती है। डिफेंस में तो इतने सारे स्पेस के, अगर टीम ऑफेंसिव ट्रांजिशन पे आ गई सामने वाली, तो हमारी डिफेंस ऐसे खुली हुई है कि जब तक टीम वो शॉट ना ले तो गेम स्टॉप ना होती। हम बात करें मिडफील्ड की, तो हमारे मिडफील्ड में आर्दा गुलर, बेलिंगम और चौमनी की पेयरिंग थी। आर्दा गुलर ऐसे डबल पिवट में खेल रहे थे और बेलिंगम थर्ड मैन की तरफ रन मार रहे थे बॉक्स में, और चौमनी हमारे थोड़े डीप खेल रहे थे। और मैड्रिड की ये है कि फ्रैंक गार्सिया जो है ना, वो कुछ आज के मैच में ओवरलैप कर रहे थे। तो चौमनी जो है ना, वो ऐसा बैक फोर की तरफ आ रहे थे, तो चौमनी बैक हो रहे थे और जो है वो फ्रैंक गार्सिया ओवरलैप की तरफ जा रहे थे। वो ओवरलैप कर रहे थे और चौमनी पीछे आ रहे थे। आर्दा गुलर की गेम की बात करें, आर्दा गुलर की गेम में एक चीज़ मुझे
वो लगती है कि क्यों क्यों अर्दा गुलर को ऐसे चांसेस मिलती है। मैंने इस मैच की बात नहीं, बहुत ऐसे मैचेस में मैंने देखे हैं अर्दा गुलर के ऐसे पासेस के ओपन चांसेस हैं। अगर विनीसियस जूनियर खुला हुआ है, विनीसियस जूनियर के पास, अर्दा गुलर के पास ऑप्शन है कि विनी को पास कर सकता है, विनी ओपन है, तो क्यों एम्बापे को पास दे रहे हैं अर्दा गुलर? क्यों ओज़ा रोनाल्डो वाली एडिट्स को अर्दा गुलर को इतने देखने हैं कि वो बार बार एम्बापे को ही पास दे रहे हैं? एम्बापे के सामने 3 से 4 प्लेयर्स खड़े हुए हैं और विनी के सामने कोई नहीं। विनी के सामने इतनी बड़ी स्पेस खुली है कि अगर अर्दा गुलर विनी को पास कर लेते तो विनी शॉट लेता, शायद वो गोल हो सकता था, कुछ तो चांस बनती उससे। लेकिन अर्दा गुलर की पता नहीं क्या सोच कर अर्दा गुलर ने एम्बापे को दिया और एम्बापे ने शॉट दिया। वो शॉट तो इतना बुरा नहीं था, लेकिन वो शॉट मिस हो गया है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि अर्दा गुलर को विनी जूनियर को पास दे देना चाहिए, क्यों अर्दा गुलर के ऐसे समझ नहीं आती कि मुझे ऐसे पासेस होते हैं। लेकिन अर्दा गुलर अभी भी कह सकते हैं कि अभी वैसे एक्सपीरियंस प्लेयर तो है नहीं, इसलिए टाइम लगेगा अर्दा गुलर को भी और सेट होने में। अगर हम गेम की बात करें जूड बेलिंगम की, तो आज क्या ही बात करूं मैं। जूड बेलिंगम बिल्कुल ही बेहतरीन खेल रहे थे आज। जूड बेलिंगम की मिडफील्ड पोजीशन की बात करें, अगर हम ऐसा 3 मिनट रनिंग की बात करें बॉक्स में, वो बेलिंगम की गोल की बात करें हम, बेलिंगम ने ब्रिलियंट हेडर गोल मारा था सेट पीस से, जो रोड्रिगो की सेट पीस थी, ब्रिलियंट गोल बाय बेलिंगम। और वो गोल बहुत ज़रूरी थी कि बेलिंगम ने इतने वक्त से बर्नबेउ में गोल नहीं मारा था और ये गोल ज़रूरी थी। और बेलिंगम को ये गोल ज़रूरी थी कि साल के एंड में गोल बेलिंगम ने मारा है और वो और कॉन्फिडेंट फील करता है और कॉन्फिडेंट आती है बेलिंगम को कि वो नए साल में कुछ और ज़्यादा परफॉर्मेंस दे पाएगा। अब बेलिंगम अटैक में और डिफेंड में भी बहुत सारी जगह में जैसे दिखे कि बेलिंगम पीछे रन मार रहे हैं, डिफेंस में जब ज़रूरत होती तो बेलिंगम वहाँ पर मौजूद थे। कोर्तुआ के ऐसे मैसिव सेव जो कोर्तुआ ने किए हुए थे, अगर कोर्तुआ ना होता और वो सेव्स ना होते कोर्तुआ के, तो ये स्कोर लाइन अगर क्लीन शीट ना होती, डिज़र्विंग क्लीन शीट है कोर्तुआ के लिए, क्योंकि उसने ऐसे परफॉर्मेंस दी थी कि उसे डिज़र्व है कि ये क्लीन शीट उसे मिल सके। स्टार्ट तो गेम कुछ बेहतर नहीं किया था, लेकिन अगर बात करें फर्स्ट हाफ की, डिसेंट फर्स्ट हाफ था मैड्रिड का, क्योंकि मैड्रिड ने गेम स्टार्टिंग के 15 मिनट्स तो बिल्कुल ही मैड्रिड के ख़राब थे। सारे प्लेयर्स ऐसे लग रहे हैं कि कंफ्यूज खड़े हुए, किसी को कुछ पता नहीं कि उसके टीम में क्या सोच रहे हैं, केमिस्ट्री कैसे लग रही प्रॉब्लम लग रही है टीम में, कि कंफ्यूज लग रहे हैं सारे प्लेयर्स। कामाविंगा की भी वापसी हो चुकी है। कामाविंगा के आने से तो मुझे थोड़ा फ़र्क लगा कि टीम में, कि ऐसा लगा कि कुछ तो कंट्रोल है अब मिडफील्ड के टेम्पो में कामाविंगा के आने से। कामाविंगा है ही ऐसा प्लेयर कि मुझे कामाविंगा लगता भी है मिडफील्ड में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि कामाविंगा वो एक ऐसे कह सकते हैं कि कंट्रोलर टाइप ऑफ प्लेयर है कि वो मिडफील्ड के टेम्पो को और क्या गेम के टेम्पो की बात करें उसे वो कंट्रोल कर सकता है, वो बेहतरीन तरीके से कंट्रोल कर सकता है टेम्पो गेम के। और कामाविंगा की यही प्रॉब्लम कि आजकल कामाविंगा को बहुत इंजरी हो, से दुआ करते हैं कि कामाविंगा को कोई इंजरी ना हो। तो नया साल जो आ रहा है, इसके बाद हमारे मैच होगी रियल बेटिस के सामने, जो बहुत टफ फिक्सर आने वाले हैं। एक मैड्रिड मैच अगर स्लिप कर देती या इस मैच को ड्रॉ कर देती, बार्सिलोना की लीड्स तो बढ़ जाती और विलेरियल भी मैड्रिड से आगे निकल जाती। और ये बहुत ज़रूरी था कि मैड्रिड के लिए, मैड्रिड ने अपनी गेम बिल्कुल ही क्रूशियल टाइम पे विन कर लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट था मैड्रिड के लिए। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर से, और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू।